आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल को अरेस्ट के साथ साथ न सिर्फ ये हुआ कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है, बल्कि केजरीवाल के इस्तीफा न देने के निर्णय से और उनके ये कहने से कि वो जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे, एक ऐसी स्थिति को जन्म दे दिया है जो न केवल अकल्पनीय है, बल्कि इस परिस्थिति में ऐसा संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न कर दिया है जिसकी न सिर्फ चर्चा है बल्कि जिसका एक समग्र उपाय भी ढूंढा जाना जरूरी है। अगर हम इस बारे में बात करें कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं, क्या जेल में बैठकर सरकार चलाने के दौरान लिए गए निर्णय संवैधानिक निर्णय होंगे, तो हमें इस बात को संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से देखना होगा। जब अरविंद केजरीवाल सरकार के कई मंत्री जेल गए तो उन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर दूसरे मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ना तो इस्तीफा दिया है, ना ही कोई ऐसा निर्णय लिया है जो कि भविष्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के इच्छुक हों। अरविंद केजरीवाल से पहले भी लालू प्रसाद यादव, जयललिता और हेमंत सोरेन जैसे कई नेता जेल की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन नेताओं ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपने स्थान पर अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाया और राजकाज संभाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। इन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल के पास कौन से रास्ते उपलब्ध हैं? क्या वो जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं या नहीं? अगर सरकार चला सकते हैं तो कैसे और कितने समय के लिए चला सकते हैं, और क्या इसमें न्यायालय के दखल की कोई गुंजाइश है? ये सवाल हैं जो आज देश में उन व्यक्तियों के दिमाग में है जो कि सिर्फ न्याय के क्षेत्र से जुड़े हैं, बल्कि यह संवैधानिक प्रश्न आज देश के हर व्यक्ति की जिज्ञासा से जुड़ा है। संविधान क्या कहता है? क्या कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय है जो इसके बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात करता है? इन विषयों के जवाब ना सिर्फ हम टटोलने की कोशिश करेंगे बल्कि संविधान के विशेषज्ञों से भी जानेंगे। देश में हमने कई बार देखा है कि पक्ष और विपक्ष के कई विधायक और सांसद अपने कार्यकाल के दौरान जेल गए हैं। यही नहीं, हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि नेताओं ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का संविधान जो योग्यताएं बताता है, उनमें कहीं भी इस बात को शामिल नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति जेल में हो या वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता हो। भारत देश का क्रिमिनल कानून इस अवधारणा पर बनाया गया है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषित साबित नहीं किया जा सके तब तक वह निर्दोष माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में यह भी अभी निर्धारित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल से ज्यादा कारावास के दंड से दंडित किया गया है तो वह व्यक्ति न सिर्फ अपनी विधायकी या सांसदी खोता है बल्कि अपने कारावास के समय प्लस 6 वर्ष के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। अतः वर्तमान परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल इन दोनों कानूनों से बंधे हुए नहीं हैं। संविधान इस मामले में एकदम चुप है और अरविंद केजरीवाल अभी तक इस मामले में दोषी करार नहीं दिए गए हैं क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की परिस्थिति देश के अन्य राज्यों से भिन्न है क्योंकि दिल्ली में पूरे राज्य का दर्जा दिल्ली को हासिल नहीं है। दिल्ली में केंद्र सरकार का प्रभाव अन्य राज्य सरकारों से ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के एलजी पर कई चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है जेल से सरकार चलाने के लिए। जेल मैनुअल के हिसाब से और दिल्ली के जेल मैनुअल के हिसाब से, दिल्ली की संवैधानिक स्थिति के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को जेल मैनुअल और दिल्ली के एलजी श्री वीके सेना के द्वारा उनको दी जाने वाली कुछ छूट पर भी निर्भर करता है। चलिए अब हम हमारे कानूनी एक्सपर्ट्स और कानूनी विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास क्या क्या विकल्प अभी तक बचे हुए हैं। There is no constitutional bar for any existing member of parliament or member of the legislative assembly from being part of that legislative assembly
during his tenure of being in custody or in jail. जैसे कि हमको पता है कि Mr. Kejriwal at this stage is still under investigation, and it is for the purposes of facilitating investigation he is in custody. We all know that there have been a lot of MPs and MLAs who have contested elections from the jail and have conclusively been in part of that legislative assembly for the period of time. And any decision taken by them has not been negated simply because one of the members of that particular assembly or house was in incarceration during the period of time. So, in my considered opinion, there is no legal embargo insofar as for Mr. Kejriwal to be running his government from jail. We are all aware that under the constitution, it only creates for a council of ministers to be headed by the chief minister. Chief minister is part of that house. The only qualification he has to be that he is part of the house. So if he is not disqualified to be a member of the house, there is no reason for him to be disqualified as the chief minister of the state concerned. So that is an issue. However, insofar as inconvenience is concerned, that is something that would have to be worked out by the respective government and the AG of Delhi. So if Mr. Kejriwal, the elected representative of the people of Delhi, decides to run his government from jail, there is no legal embargo. However, the matters of convenience or inconvenience, that would have to be worked out. See, insofar as running the government from jail is concerned, it would be a very peculiar circumstance, because if you look at Article 166 of the Constitution, it says that there will be a council of ministers which is to be headed by the chief minister of the state. Now here we have a situation where the chief minister himself is in custody. Now the question arises, if there is to be a meeting of the cabinet, where does the meeting of the cabinet happen? Whether it happens in the secretariat or whether it happens in the jail. And for the purposes of the council of ministers assembling in jail, there would have to be permission granted by the competent magistrate or the jail superintendent, whoever is authorized in this behalf. And once that authorization is there, considering the peculiar circumstances, that kind of authorization can be given. And if that authorization is given, you'll have for the first time probably after the independence of this country, where the council of ministers meets in a jail. That itself will not render any decision taken by the council of ministers illegal. And other than meeting of the council of ministers, there would also, you see, the chief minister is briefed by all bureaucrats, including the chief secretary of the state. Now, you would have a situation where all the bureaucrats, the senior bureaucrats, would have to be briefing the chief minister on issues related to the administration in jail. But the fact of the matter remains, per se, even though it would be unimaginable or unfathomable how inconvenient this entire situation is going to be, but insofar as strictly legally speaking or trying to interpret the law in this regard, there, to my considered opinion, there is no embargo insofar as Mr. Kejriwal running the government from jail. He has these options and he had to exercise them very judiciously. I don't know, he has taken a decision of running the government from jail. That is something new to this country. And we'll just have to see how things develop from there. भारत के संविधान में तो इस तरह कोई प्रोविजन नजर नहीं आता कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी क्रिमिनल केस में अगर अरेस्ट हो जाए, जेल में चली जाए, तो उसको रिजाइन करना चाहिए। इस तरह का भी विधान मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा। अगर वो जेल में चली जाए और वहां से चीफ मिनिस्टर काम करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, ऐसा भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात मुझे नजर नहीं आती। लेकिन जहां तक भारतीय राजनीति का सवाल है, ये राजनीति का एक्सेप्टेड प्रिंसिपल खुद का बनाया हुआ है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर, पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं, अगर कोई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है और वो अरेस्ट हो जाता है, तो उन्होंने अपना खुद का एक इन हाउस ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई उनकी कि उसको रिजाइन करना पड़ता। जैसे कि हम देखें साउथ में जाए, जयललिता जी का केस हुआ, इधर बिहार में जाए तो लालू प्रसाद जी का केस हुआ, अभी रिसेंटली झारखंड में जाए तो वहां सोरेन साहब का केस हुआ। तो जिस तरह के खुद पॉलिटिशियन इस बात को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग पार्टी के थे, सबने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से
ये भी खुद भी एक पॉलिटिशियन है और इनको भी उस लाइन को फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो अगर आपके खिलाफ एलिगेशन लगते हैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो उसको स्वतः ही अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये जिस तरह के केजरीवाल जी जिद कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत परिपाटी है। एक बार अगर आपके खिलाफ कोई एलिगेशन होता है, आप बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि फिर आप जब तक उस काम एलिगेशन से क्लियर नहीं हो जाए तब तक आपको ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। ये तो ऑफिस से नहीं हटना चाहते, ऑफिस में रह के इससे भी आगे कदम बढ़ना चाहते हैं, जेल में रह के और काम भी करना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर का। मेरी राय में ये बात ठीक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 167 में जो प्रावधान है उसके अनुसार जो चीफ मिनिस्टर का रोल ये है कि जो भी कैबिनेट के डिसीजन होंगे वो उनको गवर्नर साहब के पास भेजने पड़ेंगे। जब चीफ मिनिस्टर जेल में बैठा हुआ है तो वो कैबिनेट का डिसीजन ले नहीं सकता, क्यों? वहाँ उसमें कैबिनेट वहाँ आ नहीं सकती। ठीक है, समझ में आई? कैबिनेट आ नहीं सकती वहाँ पे, वो बाहर आ नहीं सकता। तो पहले तो क्या होगा, कैबिनेट मीटिंग कभी होगी नहीं। तो इससे मतलब अगर कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी तो स्टेट का जो फंक्शन है वो भी हेल्ड अप हो जाएगा, कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन उसको कैबिनेट ही ले सकती है। जितने भी डेवलपमेंट की जितने भी डिसीजंस होंगे या कोई पॉलिसी से जितने भी डिसीजंस होंगे जो रोज करने पड़ते हैं वो काउंसिल करेगी। काउंसिल चीफ मिनिस्टर कर नहीं सकती, चीफ मिनिस्टर के बाद एक बात। दूसरी, काउंसिल करेगी तो उसको चीफ मिनिस्टर को जाएगा कैसे? और वो जेल में बैठ के इनको भेज नहीं सकता, क्योंकि दस्तखत करने वहाँ से जेल में बेल लेके आएगा या तो बेल लेके आएगा बैठेगा। इसलिए अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसको रिजाइन करना चाहिए और असेंबली को चलाने के लिए उसको अपने को किसी दूसरे को आपको चीफ मिनिस्टर को चार्ज देना चाहिए। केजरीवाल साहब के जेल में जाने से और उनको रिजाइन नहीं करने से जो स्टेट में परिस्थिति आई है वो ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ ये कहा जा सकता है कि स्टेट फंक्शन नहीं कर रही है, ये डेड हो गई है। और ऐसे मैटर्स में 356 में गवर्नर इसमें अपनी पावर को एक्सरसाइज करके असेंबली को डिसॉल्व करने का भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कर सकती है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए द लॉ एडवाइस।